So, good morning. I am back again with the treatment of न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस डिफाइन किया था, प्लस डायग्नोसिस तक हमने बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। सो देर आर सम गाइडलाइंस फॉर द एनसीसी थेरेपी। सो आई टेल यू वन थिंग, जो भी हमारा ट्रीटमेंट है, द मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज डिपेंड अपॉन द सिस्ट। जो हमने 4 सिस्ट के बारे में पढ़ा था, उन सिस्ट के बेसिस पर है। एंड जो हमने ड्रग्स इसमें यूज़ करे हैं, जो मेडिसिन इसमें यूज़ करी है, फॉर विच पर्पस, उसके बेसिस पे ये ट्रीटमेंट है। सो पहले हम बात करेंगे पैरेनकाइमल एनसीसी। पैरेनकाइमल एनसीसी हमने पढ़ा था, जो हमारी सिस्ट पैरेनकाइमा ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज द पैरेनकाइमल एनसीसी। नाउ पैरेनकाइमल एनसीसी की जब हम बात करेंगे तो हम जो फर्स्ट स्टेज थी सिस्ट की, दैट इज़ वेसिकुलर सिस्ट। सो वेसिकुलर सिस्ट में क्या मेडिसिन आएंगी? दिस इज मेडिकल मैनेजमेंट। ये अभी मेडिकल मैनेजमेंट है। सो मेडिकली ड्रग्स यूज़ होंगे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। सो दिस इज़ ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस, कि हम सबको ये पता होना चाहिए, फॉर द नॉलेज पर्पस, फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या मेडिसिन इसमें इन्वॉल्व है। सो वेसिकुलर सिस्ट में जो मेडिसिन है, दैट इज़ एल्बेंडाजोल 15 mg पर kg पर डे फॉर 3 days। तो एल्बेंडाजोल लेंगे 15 mg पर kg पर डे 3 दिन तक। नाउ व्हाट इज mg kg डे? सो mg पर kg पर डे, दिस इज मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब हमारे पास 15 mg, यानी कि जो मेडिसिन है एल्बेंडाजोल, उसकी डोज हमें पता चल गई कि 15 mg है। अब इस डोज को डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये आपको 15 mg जो डोज है वो पर kg पर डे लेनी है। सो इसमें पेशेंट के वेट की बात होगी, kg दैट इज़ पेशेंट वेट। सो इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग, ये मैंने लिख दी 15 mg डोज, ठीक है। और नाउ पेशेंट का जो वेट है वो होगा 40 सपोज़। सो इसको इंटू करके, सो द वेट ऑफ द पेशेंट इज़ 40 kg, और जो मेडिसिन mg जो हमें डोज दी गई है दैट इज़ 15। सो इसको इंटू करके 600। सो हमारी जो डोज है वो होगी 600 पर डे की। नाउ अब डिपेंड करता है मेडिसिन जो हम ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेडिसिन आपको 300 mg की मिले, सो वो आप दिन में 2 बार लोगे। आपको अपनी ये डोज पूरी करनी है जो 600 mg आपको प्रिस्क्राइब की है। या अगर आपके पास 600 mg की ही दवाई है तो वो एक बार डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद आप 600 की जो एक दवाई है, एक टैबलेट है, वो आप एक बार में लोगे। सो दिस इज़ हाउ मेडिसिन डोज कैलकुलेटेड। नाउ इसमें एक और दवाई है दैट इज़ प्रेज़िक्विंटल। प्रेज़िक्विंटल है 30 mg पर kg, इज इन 3 डिवाइडेड डोजेस एवरी 2 hours। अब इसमें हमारे पास कंडीशन आ गई है कि जो ये दवाई है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सो ये आपका जाएगा 1200 mg। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1200 mg, सो 1200 mg एक बहुत हैवी डोज है। सो इसीलिए हमें ये दे दिया गया है कि जो ये वाली दवाई है उसको हम 3 हिस्सों में लेंगे, 2-2 घंटे का गैप दे के। आप 2 से ज़्यादा घंटे का गैप दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 आवर्स आपको मेंटेन करना है गैप, और उसके बाद आप ये दवाई लोगे। सो बिकॉज़ ये हैवी डोज है, इसलिए आप इसको 3 में डिवाइड करोगे। नाउ
AED दैट आर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब हमें इतना तो पता चल गया कि इसमें एपिलेप्सी और सीजर्स आते हैं, ये इसका कॉज है, सो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेंगे। फिर देन टॉकिंग अबाउट माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन, अगर माइल्ड से मॉडरेट तक का इन्फेक्शन है सो एल्बेंडाजोल 15 mg/kg पर डे फॉर 1 वीक के लिए, और प्रेजिक्विंटोल 50 mg पर केजी पर डे फॉर 15 डेज के लिए। सो इसमें आपको डेज मेंशन है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, मे बी यूज व्हेन नेसेसरी, अगर इसमें यूज़ होगा तो। सो माइल्ड टू मॉडरेट जब इन्फेक्शन है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बी यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होंगे सीजर्स के लिए। नाउ लेट्स कम टू दी हैवी इन्फेक्शन। जब हैवी इन्फेक्शन की बात होगी तो एल्बेंडाजोल आपका 15 mg/kg पर डे फॉर 1 वीक, और इसमें रिपीटेड साइकिल्स भी हो सकते हैं बिकॉज द इन्फेक्शन इज़ हैवी। ठीक है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर मैंडेटरी। अब हैवी इन्फेक्शन में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो मैंडेटरी हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर थेरेपी। और इसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फॉर सीजर्स। अब ये हमने वेसिकुलर सिस्ट के बारे में उसका ट्रीटमेंट देखा। अब हम देखेंगे कोलॉइडल सिस्ट के बारे में। ठीक है, अब उसमें क्या आएगा, एल्बेंडाजोल आएगी आपकी 15 mg/kg पर डे फॉर 3 डेज, और प्रेजिक्विंटल सेम, ये तो आपका पैटर्न सेम है। देन ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है। जहाँ अगर सिंगल सिस्ट प्रेजेंट है तो, ऐसी वेसिकुलर में जब सिंगल सिस्ट प्रेजेंट थी तो ये वाला ही हमारा ट्रीटमेंट था। लेकिन जब हम बात करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट की, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन मतलब कुछ अमाउंट में सिस्ट प्रेजेंट है, सो उसमें जो ट्रीटमेंट आएगा वो भी हमारा सेम है वेसिकुलर सिस्ट पे। ठीक है, अब बात करेंगे सिस्टिसर्कोसिस एंसेफेलाइटिस। सो अब हम बात करेंगे सिस्टिसर्कोस्टिक इंसेफेलाइटिस। सिस्टिसर्कोसिस हमने पढ़ ही लिया, इंसेफेलाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग इन द ब्रेन। सो इसके ट्रीटमेंट में क्या होगा, व्हेन दीज बोथ कॉम्बिनेशन में जो प्रेजेंट होंगे, सो सिस्टिसाइडल ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फर्स्टली आप सिस्टिसाइडल ड्रग्स नहीं दोगे। सिस्टिसाइडल ड्रग्स क्या होते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिस्ट डेवलपमेंट में है या इंसिस्ट फॉर्म में है, सो उसमें ये ड्रग्स जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या मारने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वो वाले ड्रग्स हैं जो हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, इसमें ये नहीं दिए जाएंगे। देन आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गया जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, प्लस ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो आपके इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन ये थोड़े उस टाइप, ये बहुत कम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैनिटॉल जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज़ या उसे मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग्स आपके दिए जाएंगे। देन AED एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सीजर्स के लिए दिए जाएंगे, प्लस ये एक सर्जरी, एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी की जाएगी, दैट इज डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रैन्युलर एंड कैल्सिफाइड सिस्टिसर्काई। अब कौन सी दो सिस्ट बची हैं, ग्रैन्युलर और कैल्सिफाइड। सो अगर यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल सिस्ट है तो इसमें आपका सिस्टिसाइडल ड्रग्स का ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने देखा ना, अब ये एक ऐसी वो सिस्ट बन चुकी है जो एक ठोस है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन दोगे तो ये ब्रेकआउट हो जाएंगे, अब ये कैल्सीफाइड बन चुकी हैं। ठीक है, अब ये अपनी जो इंसिस्ट फॉर्म से आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिस्टिसाइडल थेरेपी नहीं दी जाएगी। प्लस AED सीजर्स के लिए हो गया हमारा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट जो जिनको रिकरेंट सीजर्स आ रहे हैं बार बार, प्लस जिनके एडिमा फॉर्म हो चुका है, जो कैल्सीफाइड सिस्ट है उनके अराउंड एडिमा फॉर्म हो चुका है, सो इसमें हम ये वाला ट्रीटमेंट देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, फिर
मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी रेसमिक सिस्ट की। सो रेसमो सिस्ट में आप क्या करेंगे, एल्बेंडाजोल आपकी चलेगी 15 to 30 mg फॉर 15 to 30 days, और साइकिल इसकी रिपीट हो सकती है। प्लस आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें मैंडेटरी होगा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द थेरेपी। जैसा कि हमने जो प्रीवियस 2 टाइप के सिस्ट पढ़ी है उनका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में, सो इसमें वही वाला ट्रीटमेंट चलेगा। देन मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ड्रग्स उनका वर्क मेंशन किया है और सम सॉल्ट मेंशन करे हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए आपका आता है प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथसोन। अब ये सॉल्ट है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस लिए यूज़ होता है, फॉर इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन। देन आपका एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जैसे कि फिनाइट्रोइन एंड कार्बामाजिपाइन, सो ये होते हैं सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए। देन एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस जो अब हम पढ़ ही रहे हैं, हम अब तो याद भी हो गया, एल्बेंडाजोल और पेजिक्विंटल, ठीक है। फिर सर्जरी टू रिमूव cyst और टू पुट इन ट्यूब शंट टू रीडायरेक्ट द फ्लूइड इन द ब्रेन। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए जब हमने देखा कि मैनिटोल या ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का यूज़ होता है, सो इसमें एक शंट कुछ नहीं होता, शंट इज़ अ ट्यूब, शंट कुछ नहीं होता, शंट ट्यूब है जो सर्जरी को सिस्ट को रिमूव करने के लिए या जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए डाली जाती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और, कीमोथेरेपी। अब हम देखेंगे इसमें कीमोथेरेपी क्यों आई है, रोल क्या है कीमोथेरेपी का। सो कीमोथेरेपी में द एंथेलमेंटिक ड्रग्स praziquantel और albendazole have been routinely used to control cystic sarcosis। जब आपने देखा कि ये दोनों ड्रग्स सिस्टिक सार्कोसिस के लिए रूटीनली दिए जा रहे हैं, सो albendazole cannot be taken by pregnant women। प्रेग्नेंट वुमेन में एल्बेंडाजोल आपको नहीं देना, बट कैन बी गिवन इन स्मॉलर डोजेज टू चिल्ड्रंस ओवर द एज ऑफ 2। लेकिन ये सेम आप कम डोज में दे सकते हो 2 से बड़े साल के बच्चे को, ठीक है। और प्रेजिक्विंटल आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, चिल्ड्रंस में भी दे सकते हो, और ये एक प्रेफरेबल ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी वुमेन का। अब यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन रेट की बात लिखी है मैंने, जिसमें लिखा है प्रेजिक्विंटल का ओरल एब्जॉर्प्शन रेट 80% है, एल्बेंडाजोल का ओरल एब्जॉर्प्शन रेट लेस देन 5% है, और बाकी का जो 25% है उसको, मतलब अगर इसको हमने हाई करना है तो उसके साथ हाफ फैट मील लेनी होती है। इसका जो रेट है, जो इसका बेनिफिट है या जो इसका असर हमारे अंदर होगा उसको हाई करने के लिए, ठीक है। अब हम कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कीमोथेरेपी की, सो कॉम्प्लिकेशंस में होगा जब, अब हमने पढ़ा सिस्टिसाइडल ड्रग्स और हमने वो थेरेपी दे दी, ठीक है। कीमोथेरेपी में सिस्टिसाइडल ड्रग्स हमने थेरेपी दे दी और उसने जाके सिस्ट को कर दिया डिस्ट्रॉय, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आसपास के एरिया में ना इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा, स्वेलिंग डेवलप होगी, ठीक है। और उसको लेके ब्रेन एडिमा डेवलप होगा, इंक्लूडिंग अगर आपकी कीमोथेरेपी में या आपके ट्रीटमेंट में गलती से आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, सो उसके बाद एक क्रॉनिक स्कार प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम ग्लियोटिक स्कार। ग्लियोटिक स्कार वो स्कार होता है जब हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ इंजरी हो जाती है, उसके बाद जो स्कार डेवलप होता है वहाँ पे, दैट इज़ नोन एज द ग्लियोटिक स्कार। तो वहाँ पे ये डेवलप होगा, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस जो आईसीपी राइज हो जाए, आपका सीजर हो गया, एपिलेप्टिक स्कार हो गया, सो जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो है, पहला आपके ड्रग्स जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो, दूसरा आपके सीजर्स के लिए एंटीलेप्टिक ड्रग्स, प्लस आपकी सर्जरी,
उस सिस्ट को रिमूव करने के लिए। सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन एज यू ऑल नो मैनिटोल कैन रिलीव्स ICP, जैसा मैंने पहले बता दिया है। नाउ surgery. Recommended treatment for NCC in case of intraventricular cyst, hydrocephalus, and when the diagnosis is uncertain in neuroimaging. सो सर्जरी कब रिकमेंड होगी आपके इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्ट में, जब आपकी वेंट्रिकल्स के बीच में सिस्ट प्लस आपको कॉम्प्लिकेशन में हाइड्रोसेफेलस या कुछ ऐसी अनसर्टेन थिंग्स जो आपकी MRI में आपकी इमेजिंग जो आप डायग्नोज कर रहे हो, फाइंडिंग कर रहे हो, उसमें नहीं आ रही या उसमें बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में दिख रही हैं। सो उस टाइम पे मेनली सर्जरी ही होती है। नाउ कैल्सीफाइड सिस्ट को रिमूव कर सकते हैं मिनिमली इन्वेजिव प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं न्यूरोएंडोस्कोपी, ठीक है। और ये कब करते हैं, जब हम सिस्टिसाइडल ड्रग की जो थेरेपी है उसको देने से पहले, ठीक है। क्योंकि सिस्टिसाइडल ड्रग थेरेपी जो होती है उससे क्या होगा, हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लिकेशंस होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे ग्लियोटिक स्कार बन सकता है या एडिमा हो सकता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर शंट कैन बी इंसर्टेड टू रिड्यूस ICP, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि शंट और ट्यूब को डालते हैं वहाँ पे जो सिस्ट को रिमूव करने के लिए, या वहाँ पे जो प्रेशर इकट्ठा हो रहा है फ्लूइड को लेके, उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए जो ट्यूब डालते हैं वेंट्रिकल्स में, दैट इज़ नोन एज द वेंट्रिकुलर शंट, ठीक है। अब न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस के ऊपर एक केस स्टडी है जो आपको ये शो करेगी कि न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस जो साइकोसिस बिहेवियर दिखाता है उस बिहेवियर को लेके क्या दिक्कतें होती हैं और पेशेंट क्या चीज़ें फील कर सकता है। इवन ऐसी भी चीज़ें वो फील कर सकता है जो आपकी इमेजिनेशन से परे हैं। सो इसको लेके मैं आपको एक केस स्टडी के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो डाल के दूँगी और वहाँ से आप और अच्छे से देख पाएंगे कि साइकोसिस बिहेवियर साइकोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस में, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। देन अब हमने बात कर ली मेडिकल मैनेजमेंट की, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी देखते हैं। जो हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होगा वो होगा स्ट्रेटजीज बेस्ड मतलब सिम्टम्स के ऊपर, हमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब पहली स्ट्रेटजीज देखेंगे ओरोमोटर फंक्शन। सो ओरोमोटर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, पेशेंट्स फूड शुड बी एट अप्रोप्रिएट हाइट, जो पेशेंट का फूड होना चाहिए वो एक प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। फूड शुड बी सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड, ठीक है। 10 मिनट्स बिफोर ईटिंग ड्रिंक चिल्ड और हॉट वाटर। अनस्टिकी फूड होना चाहिए प्लस ओरल फैसिलिटेशंस होनी चाहिए म्यूकस प्रोडक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें ये भी देखा कि इससे स्ट्रोक भी हो सकता है। सो एज पर स्ट्रोक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्ट्रोक में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सो आप ओरल फैसिलिटेशन दोगे उस म्यूकस प्रोडक्शन को कम करने के लिए प्लस टेंस दोगे। अगर गेट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गेट को इम्प्रूव करने के लिए प्री गेट एक्सरसाइज और मैट एक्सरसाइज। अगर बैलेंस को रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फंक्शनल ट्रेनिंग दे सकते हो, बैलेंसिंग एक्सरसाइज दे सकते हो, वॉकिंग विद ऑब्जेक्ट्स इन हैंड, सडन स्टॉप, ठीक है, अचानक से बोलो टर्न, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लगा दो और सेंसरी ट्रेनिंग। सो ये सारे बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए दी जाती हैं और ये सारे थ्रू फिजियोथेरेपी ही होती हैं। मतलब आपके घर में फिजियोथेरेपिस्ट ही आएगा या आप जहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हो सकता है और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, सो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको वहीं प्रोवाइड की जाएंगी जहाँ पे इजी हो। प्लस आपका अगर अपर लिम्ब का कंट्रोल कम है या लूज़ हो रहा है, सो उसको मेंटेन करने के लिए आपका अपर लिम्ब पैसिव मूवमेंट्स कराए जाएंगे, फिर आपको एक्टिव कराए जाएंगे,
ठीक है। एक बार आप एक्टिव रीच कर लोगे, फिर आपको हल्का सा मिनिमल रेजिस्टेंस दिया जाएगा, फिर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिया जाएगा, फिर आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब बिल्डअप होगा। ठीक है। देन आपका हो गया फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट करने के लिए। फिर आती है आपकी स्ट्रेचिंग। देन लोअर लिम्ब के लिए, क्योंकि लोअर लिम्ब में आपका गेट इन्वॉल्व हो जाएगा, सो प्री गेट एक्सरसाइज होंगी। स्प्लिंटिंग हो सकती है, पीएनएफ हो सकता है, पोजीशनिंग हो सकती है, और पैसिव मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट से देन एक्टिव, एक्टिव से देन आपका वही सेम पैटर्न, मिनिमल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, देन इसके हिसाब से आपके मूवमेंट्स कराए जाएंगे। प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेक स्टिफनेस। अब हमने ये भी देखा था कि इसका एक साइन एंड सिम्टम नेक स्टिफनेस भी है। सो नेक के अराउंड जो भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग प्लस स्ट्रेचिंग। नेक मसाज दे सकते हैं, एमएफआर दे सकते हैं, हॉट पैक दे सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी आपको, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइटनेस है तो उसमें एक शॉक थेरेपी आती है। शॉक थेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि आपको शॉक लग रहा है, उसमें ना वेव्स आती हैं, जो एप्लीकेटर होता है, एप्लीकेटर के थ्रू आपके नेक पे लगाया जाता है जेल। जेल लगाया जाता है पहले नेक पे, फिर उस पर आपका एप्लीकेटर अप्लाई किया जाता है 90 डिग्री पे, एंड देन शॉक वेव रिलीज होती है, पीछे से वेव्स आती हैं जो आपके बैंड्स को, आपके नोड्यूल्स को ब्रेक करती हैं। सो इससे भी आपकी टाइटनेस कम होती है, प्लस पेन और नेक स्टिफनेस कम होती है। ठीक है। देन आपकी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होगी, जिनका कोऑर्डिनेशन कम है, फ्रेंकल्स एक्सरसाइज फॉर बैलेंस। ठीक है। अब ना कुछ इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी रोल आता है, जो अब हमें पता चला कि ट्रीटमेंट जो भी हुआ उसमें जो पेशेंट था वो अब चल नहीं पा रहा, वो व्हीलचेयर बाउंड हो गया। ठीक है। सो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए मॉडिफिकेशंस करेंगे उसके होम में, उसकी व्हीलचेयर में, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको टॉयलेटिंग टेक्निक्स दिखाएंगे, उसको ईटिंग टेक्निक्स सिखाएंगे, प्लस एक रिहैबिलिटेशन टीम का इन्वॉल्वमेंट होगा कि अगर नेक्स्ट वो उसको रिहैबिलिटेट कराया जाएगा, और वो अगर वापस से अपनी डेली लाइफ में जो उसकी पहले लाइफ थी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो सकता तो बाकी उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशंस में क्या होंगी, पहले आपकी व्हीलचेयर मॉडिफाई कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आपका आर्म रेस्ट कितना है, कितनी हाइट पे है, तो उसके हिसाब से। ठीक है। आपका पेल्विस से लेके आपका नी कितनी हाइट पे, उसके हिसाब से आपको व्हीलचेयर दी जाएंगी मॉडिफाई करा के। देन आपका फ्लोर मॉडिफिकेशन होगा। अब व्हीलचेयर पे कहाँ चल रहे हो, वहाँ पे कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, सो उन ऑब्स्टिकल्स को हटाया जाएगा, प्लेन फ्लोर रखा जाएगा। ठीक है। फिर वो फ्लोर ड्राई होना चाहिए, वेट ना हो, स्लिपरी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर जैसे मैंने पहले कहा था, आपका फूड, आपके फूड की टेबल, सो ये सारी चीज़ें ना मॉडिफिकेशंस में आएंगी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर आती हैं। सो ये हमारा सारा ट्रीटमेंट है एनसीसी का, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। और कोई भी दिक्कत हो इससे रिगार्डिंग, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में, एंड देन मैं आपको इसके बाद जो वीडियो डालूँगी वो होगी न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस पे, साइकोसिस बिहेवियर कैसे इन्वॉल्व होता है, साइकोसिस बिहेवियर के आगे क्या फर्दर कंडीशंस और टर्म्स है। सो नेक्स्ट वीडियो अब इस पे होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।